हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट यानी कि सितंबर मास की परीक्षा की तैयारी। और बच्चों बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। मुझे एक एक बच्चे के बहुत अच्छे नंबर चाहिए। इसके लिए बेटा मैं देखो रात के 9 बजे भी मेहनत कर रहा हूँ और आपसे भी मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी पूरी पूरी मेहनत करें। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप 9 बजे इस क्लास को करो। आपको जब अच्छा लग रहा है, आपको जब टाइम मिल रहा है, आप आओ और इस क्लास को करो। ठीक है, तो भाई ये जो स्पेशल क्लास लगाई गई है आपकी किस लिए लगाई गई है? ताकि आपकी सितंबर मास की परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। जो सितंबर में आपके मंथली टेस्ट होंगे, सोमवार बुधवार शुक्रवार को होगी ये क्लास रात को 9 बजे। और एक क्लास आपकी होती है मंगलवार गुरुवार शनिवार को शाम को 5 बजे, केवल और केवल डाउटनेट बिहार बोर्ड पर। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बच्चों, वो है द्विघात समीकरण। यानी द्विघात समीकरण क्या है। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बोलूंगा कि इस क्लास को अपने बाकी फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में जल्दी से एक बार बेटा शेयर कर दो फटाफट से। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई बच्चा लोग, पार्टी गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। शेयर कर दिया, चलें शुरू करें। ठीक है, और एक बात और बोलूंगा बेटा, अगर आपको क्लास अच्छी लगे, अगर आपको क्लास में समझ में आए तो बेटा लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भाई द्विघात समीकरण का आज हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ जरूरी चीजें भी इसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्या होती है द्विघात समीकरण, कैसे बनती है द्विघात समीकरण। सबसे पहले तो बेटा जो इसका नाम है, इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है द्विघात। ठीक है, द्विघात यानी कि जिसमें घात कितनी होगी बेटा, 2 होगी। जिस समीकरण की घात कितनी होगी, 2 होगी, उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब द्विघात समीकरण बनती कैसे? देखो बेटा, आपने इससे पहले जो चैप्टर था यानी बहुपद जो चैप्टर था, बहुपद चैप्टर में आपने किसके बारे में पढ़ा है? बहुपद चैप्टर में मैंने आपको द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ाया था, याद है? द्विघात बहुपद क्या होता है? तो बेटा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब अगर हम क्या करें कि इस द्विघात बहुपद को हम किसके बराबर रख दें, ध्यान से देखिए। अगर हम इस द्विघात बहुपद यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है ना, यानी हम इस द्विघात बहुपद को 0 के बराबर रख दें, तो बेटा ये आपकी बन जाती है द्विघात समीकरण। आई बात समझ में? ये क्या बन गई आपकी? ये बात बन गई आपकी द्विघात समीकरण। और इसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। इसको क्या बोला जाता है बेटा? इसको बोला जाता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हमने द्विघात बहुपद वाला चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ा है, गुणनखंड करने सीखे हैं, शून्यक निकालने सीखे हैं बहुपद के, वो सारी चीजें बेटा यहाँ पर आपको काम आने वाली हैं। देखो, बहुपद के लिए हम लोग बोलते हैं शून्यक और समीकरण के लिए हम बोलते हैं समीकरण के मूल। ठीक है, अगर मैं इस द्विघात बहुपद के मूल मतलब कि समीकरण के लिए हम क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे। और द्विघात बहुपद के लिए हम क्या बोलते हैं बेटा? द्विघात बहुपद के लिए हम बोलते हैं शून्यक। तो जो द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं, ध्यान से समझिए, जो द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं वही द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। ठीक है, यहाँ हम मूल को बोलते हैं बच्चों रूट्स। ठीक है, अच्छा वहां पर हम क्या लिखते थे? वहां द्विघात बहुपद में हम लोग लिखते थे शून्यकों का योग, याद है? ठीक है, वहां हम लिखते थे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, और यहाँ हम लोग लिखेंगे मूलों का योग, क्योंकि अब आपकी क्या हो गई? अब आपकी द्विघात समीकरण हो गई है। तो बात वही है भाई। देखो, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, है ना। इसी प्रकार से जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन होंगे? द्विघात समीकरण के मूल होंगे अल्फा और बीटा। तो दोनों के लिए ही बच्चों अगर बात की जाए तो ये क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं गुणनफल की। हम किसकी बात करते हैं? गुणनफल की। तो हम बहुपद के लिए हम बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल और समीकरण के लिए हम बोलेंगे मूलों का गुणनफल। और गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्योंकि अल्फा गुणा बीटा
हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, गुणनफल हो जाएगा। क्या इतनी सारी चीजें क्लियर हैं? अभी इस पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो आप सिर्फ क्या समझो, अभी तो फिलहाल के लिए आप ये समझो कि द्विघात समीकरण बनती कैसे है, क्या होती है। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है। ठीक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। देखो बेटा, द्विघात समीकरण के बारे में ये सारी चीजें आपने समझ ली, ये मेन चीज थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आप देख पा रहे हैं एक आयत है। बेटा क्या है यहाँ पर, एक आयत। ठीक है, अब ये जो आयत है, आपको पता है कि आयत की क्या होती है, लंबाई होती है, आयत की क्या होती है, चौड़ाई होती है। दो चीजें होती हैं आयत में, एक लंबाई और दूसरी क्या होती है, चौड़ाई। और आयत का बेटा आपको क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। आयत का आपको क्षेत्रफल कितना दिया है, 300 मीटर स्क्वायर। अब अगर हम फॉर्मूले से निकालना चाहें तो बताओ फॉर्मूले से क्या होगा। देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा जो उसकी लंबाई होती है उसकी हम गुणा कर देते हैं किसके साथ, चौड़ाई के साथ। ये होता है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, है ना। अब यहाँ पर लंबाई कितनी है, लंबाई है 2x + 1 और चौड़ाई है x। तो लंबाई आपको कितनी दी है, लंबाई है 2x + 1। ठीक है, और इसकी गुणा किसके साथ होगी, चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है बेटा, x। और ये क्षेत्रफल आपको कितना दिया है बताओ, क्षेत्रफल बेटा आपको दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया है, 300 मीटर स्क्वायर। तो अब जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा सरल करते हैं। तो 300 के बराबर क्या आएगा, देखो इस x की पहले यहाँ गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 2x²। फिर x की यहाँ पे भी गुणा होगी तो कितना आएगा, प्लस का x आएगा। अब इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2x² + x, और इस 300 को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो कैसा हो जाएगा, -300, और बराबर कितना बचेगा, 0। ठीक है, तो ये किस रूप में आ गई बेटा, यही तो आपकी क्या है, यही तो आपकी द्विघात समीकरण है। ये क्या है, ये आपकी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, और यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं बच्चों द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं इसको हम, द्विघात समीकरण, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी है यहाँ पे, 2। समीकरण में क्या होता है बेटा, समीकरण में दो पक्ष होते हैं, बराबर के बाईं तरफ और बराबर के दाईं तरफ। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, बाएं वाले को हम कहते हैं LHS और दाएं वाले को हम कहते हैं बच्चों RHS। ठीक है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये सब बातें मैंने आपको तब भी बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा इसका बायां पक्ष है और ये दाएं पक्ष में इसका क्या है, 0 है। ठीक है, चलिए इतनी बात सबको समझ में आती है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें इसको चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो सॉल्व करके देखते हैं तब पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, इस x की इस x में गुणा करो। देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x - का 2 और x + का 1 बराबर x - का 1 और x + के 3, ये आपको दिया हुआ है। अब आपसे क्या कहा जाता है, आपसे ये बोला जाता है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। हमें ये तो पता चल रहा है कि भाई देखो बीच में बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब ये समीकरण तो है, पर क्या ये द्विघात है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी गुणा करनी पड़ेगी। चलो अंदर गुणा करते हैं, तो क्या आएगा देखो x², फिर इस x की कहाँ गुणा होगी, 1 में, तो कितना आएगा, प्लस का x, फिर 2 की इसमें गुणा हो जाएगी माइनस का 2x, फिर इस 2 की 1 में गुणा होगी तो माइनस का 2 बराबर इस x की x में गुणा होगी तो क्या आएगा x², फिर इस x की 3 में गुणा होगी तो क्या आएगा, प्लस का 3x। ठीक है, फिर इस 1 की x में गुणा होगी तो क्या आएगा, माइनस का x, फिर इस -1 की 3 में गुणा होगी तो क्या आएगा, माइनस का 3। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देखो अब यहाँ से तुम्हारे पास आ गया x², 2x में से x जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का x और माइनस के 2 बराबर, यहाँ पर क्या है बच्चों x², 3x में से x जाएगा तो कितना आएगा, प्लस का 2x और माइनस का 3। हमें एक चीज़ पता चल रही है कि जो ये x² इधर है, इधर भी प्लस का है, उधर भी प्लस का है, दोनों के चिन्ह बरा एक जैसे हैं, यानी x² से x² क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, इस x को उधर ले जाओ, 2 को भी उधर ले जाओ, तो क्या है भाई 2x - का 3 उधर था ही, जब ये दोनों उधर गए तो कैसे हो गए, प्लस के, यानी प्लस का x और प्लस के 2 बराबर क्या बचा, 0। तो कितना आ गया, 2 और 1 3x। ठीक है, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 बराबर 0। बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से
तो यहाँ पर x की घात कितनी है, बड़ी से बड़ी, यहाँ पर x की बड़ी से बड़ी घात जो है वो 1 है। x की सबसे बड़ी घात यानी चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है। तो जिसकी में चर की सबसे बड़ी घात 1 होती है उसे तो हम बेटा रैखिक समीकरण कहते हैं, पता है ना। उसको तो क्या कहा जाता है, उसको तो रैखिक समीकरण कहा जाता है। ये रैखिक समीकरण है, ये द्विघात तो नहीं है, क्योंकि अगर द्विघात समीकरण होती तो यहाँ पर घात कितनी होती बेटा, 2 घात होती। आया समझ में, बताओ। इतना सबको समझ में आ गया प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, इतना सबको क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। एक और देखते हैं कि समीकरण बनती कैसे है। अभी तो आपने क्या किया, अभी तो आपको समीकरण बनी बनाई दी थी और आपसे ये पूछा था कि चेक करके बताओ वो है द्विघात समीकरण या नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एक समीकरण बनाएंगे, द्विघात समीकरण। क्या बोल रहे हैं कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं, 45। ठीक है, दोनों के पास 2 लोग हैं, एक है जॉन, ठीक है, और दूसरी कौन है, दूसरी है जीवंती। जॉन और जीवंती ये 2 लोग हैं, इनके पास मिला जुलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं मिलाकर, सब मिलाकर इनके पास 45 कंचे हैं। वो बोल रहे हैं दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों ने अपने अपने कंचे जितने जितने भी थे उनके पास, उनमें से 5-5 कंचे क्या कर दिए, खो दिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब जब उन्होंने खो दिए उसके बाद जो उनके पास कंचे बचे हैं, तो हमें तो यही नहीं पता ना कि उनके पास शुरुआत में कितने कंचे थे, और यही वो हमसे पूछ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, यानी शुरुआत में उनके पास कितने कंचे थे। तो बेटा अब ना तो आपको पता ना मुझे पता, तो मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ, माना जॉन के पास कुल कंचे, माना जॉन के पास कुल कंचे, तो हमने मान लिया कि x कंचे हैं। सही है भाई, हमने ये मान लिया कि जॉन के पास कुल कितने कंचे हैं, x कंचे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे। तब जीवंती के पास कुल कंचे, बताइए जीवंती के पास कुल कितने कंचे होंगे बेटा। देखो दोनों के पास टोटल मिला जुला कर कितने कंचे हैं, 45 है ना। दोनों के पास 45 कंचे हैं दोनों को जोड़ने पर। तो अगर किसी एक के पास x कंचे हैं तो दूसरे के पास कितने हैं, तो दूसरे के पास भाई 45 में से पहले वाले के घटा दो। जैसे मान लो कि मैं हूं और मेरा दोस्त है, हम दोनों के पास 100 रुपए है मिला जुला कर। ध्यान से सुनना, हम दोनों के पास कितने रुपए मिला जुला कर, 100 रुपए हैं। अब मेरे पास कितने रुपए हैं, 40 रुपए हैं। तो मेरे फ्रेंड के पास कितने रुपए हैं, कैसे पता लगाओगे, 100 में से 40 घटा दोगे, है ना भाई। 100 में से 40 घटा दिया तो कितना आ गया, 60। तो 60 ही तो है मेरे फ्रेंड के पास। तो बस वही चीज है कि अगर मेरे पास यानी जॉन के पास x कंचे हैं और दोनों के पास मिला जुलाकर कितने कंचे हैं, 45, तो फिर जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 में से जॉन वाले कंचे घटा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अच्छा, इसके बाद बोलते हैं कि अब दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास बचे कंचे। जब दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए तो इसका मतलब 5-5 कंचे कम हो जाएंगे। भाई पहले इसके पास x कंचे थे, अब कितने हो जाएंगे, x में से 5 घटा दो, x में से हमने 5 कम कर दिए। अब ऐसे ही 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे, जीवंती के पास बचे कंचे। भाई जीवंती ने भी तो 5 कंचे खोए हैं, तो बेटा यहाँ पर आप क्या करोगे, जीवंती के पास कितने थे, 45 माइनस x। बेटा इसमें से 5 क्या कर दो, कम कर दो, इसमें से आपने 5 क्या कर दिए, घटा दिए। क्लियर। चलिए अब आप मुझे बताइए कि इसके बाद क्या कहा जा रहा है। देखो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको तो हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं ना। 45 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारे पास आएगा 40 माइनस एक्स। कितना आ जाएगा, ये 40 माइनस एक्स आ जाएगा। हाँ ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि अब जो उनके पास कंचे हैं, देखो ये लिखा हुआ है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि अब
उनके पास कंचे जो हैं, है ना, उनकी संख्या का गुणनफल। अब जो उनके पास कंचे हैं उनका गुणनफल कितना है? 124। ठीक है, तो भाई जॉन के पास कितने कंचे हैं? x माइनस 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार जॉन के पास कितने कंचे हैं? जॉन के पास है बेटा x माइनस 5 कंचे। जॉन के पास x माइनस 5 कंचे हैं। और जीवंती के पास कितने कंचे हैं बताओ तो जरा। जीवंती के पास है बेटा 40 माइनस x कंचे। ठीक है, जीवंती के पास हैं 40 माइनस x कंचे। तो अब आप मुझे बताइए कि उनके पास कितने कंचे बच गए? उनके पास बच गए 124, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इसका गुणनफल यानी इनकी गुणा करने पर कितना आता है? 124 आता है। ये क्लियर है सबको? उनकी गुणा करने पर कितना आता है भाई? उनकी गुणा करने पर आता है 124। बस अब आप इनकी गुणा कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 40x माइनस x की x में गुणा होगी एक्स स्क्वायर, 5 की 40 में गुणा होगी 4 पंजे 20 यानी कि 200, और 5 की x में गुणा होगी तो प्लस का 5x और बराबर 124। 124 को क्या करोगे? इन सबको उठा के उधर ले जाओ। देखो इन सबको उठा के उधर ले जाते हैं तो क्या होगा? देखो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 200 ये देखो 40x और x ये दोनों उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? ये भी ये माइनस के हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे बेटा? माइनस का 45x। देखो वैसे तो जुड़ेंगे भाई, 40x और 5x कितने हो गए? 45x। 45x उधर गया तो कितना हो गया? माइनस का 45x। ठीक है, अच्छा 200 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का 200 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 124 है ही, बराबर कितना? 0। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा? यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 45x, इनको जोड़ने पर कितना आया? 324, बराबर कितना? 0। तो ये तुम्हारे पास क्या आ चुकी है? ये तुम्हारे पास आ चुकी है बेटा द्विघात समीकरण। अब इस अगर समीकरण को अगर हम हल कर देंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि दोनों के पास कितने कितने कंचे हैं। अभी तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आपको बताना है, सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि दोनों के पास कितने कितने कंचे थे, ये हमें जानना है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हमें इस द्विघात समीकरण को करना पड़ेगा हल। अब हल करना हम सीखेंगे अगली क्लास में। अभी सिर्फ हम द्विघात समीकरण बनाना सीख रहे हैं। अभी सिर्फ हम द्विघात समीकरण ये सीख रहे हैं कि होती क्या है, बनती कैसे है। क्लियर? चलिए, सितंबर मासिक परीक्षा की तैयारी आप लोगों की बिल्कुल चल रही है बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा बच्चों? आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि रोहन की माँ है ना, उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब रोहन जितने भी साल का है उससे 26 साल बड़ी उसकी मम्मी है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं उनकी आयु यानी उनकी जो एज है वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगा। यानी आज जितनी भी उनकी एज है, आज से मतलब नहीं है, आज से 3 साल के बाद उन दोनों की जो आयु होगी, जो भी एज होगी आज से 3 साल के बाद, जब हम उसका गुणनफल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 360 मिलेगा। अब ना तो हमें रोहन की आयु पता और ना ही हमें बेटा उसकी माँ की आयु पता, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम हाँ भाई, तो क्या करना है बच्चों? देखो यहाँ पर होगा ये रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की माँ कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु, तो ये हमने मान लिया कितनी है? x वर्ष है। हमने ये मान लिया रोहन की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है, बिल्कुल ठीक। इसके बाद रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी बताइए? तब रोहन की माँ की वर्तमान आयु। अब देखो रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से कितने साल बड़ी है? रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है। तो रोहन कितने साल का है? x साल का, और ये 26 साल इससे बड़ी है। तो हम क्या करेंगे? रोहन की एज में 26 जोड़ देंगे। मान लो रोहन 5 साल का है तो तुम 5 में 26 जोड़ दोगे। मान लो रोहन कितने साल का है? 10 साल का है तो तुम
10 में 26 जोड़ दोगे। मान लो रोहन जो है वो 1 साल का है, तो तुम उस 1 साल में 26 जोड़ दोगे, जितने भी साल का है वो, ठीक है। अच्छा, इतने वर्ष, x प्लस 26 वर्ष किसकी आयु है? ये है उसकी मम्मी की आयु, यानी मम्मी की एज। अब वो कह रहे हैं कि 3 साल के बाद, किस कब? 3 साल के पश्चात, यानी 3 साल के बाद। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। भाई बताओ 3 साल के बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी? 3 साल के बाद, भाई आज वो x साल का है, 3 साल के बाद क्या होगा? x में 3 जोड़ दोगे, सीधा सी बात है। मान लो आज अगर वो 7 साल का है, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? 10 साल का। 7 में तुमने 3 जोड़ दिया, 10 आ गया, है ना। अगर आज वो 5 साल का है तो तुमने उसमें 3 जोड़ दिया, कितने साल का हो जाएगा 3 साल के बाद? 8 साल का हो जाएगा, बिल्कुल। तो आज अगर वो x साल का है, 3 साल के बाद कितना होगा? x प्लस 3। फिर ऐसे ही जब रोहन बड़ा होगा, रोहन की एज बढ़ेगी, तो क्या उसकी मम्मी उतनी ही रहेंगी? क्या उसकी मम्मी की एज नहीं बढ़ेगी? भाई जाहिर सी बात है कि उसकी मम्मी की एज भी बढ़ेगी, है कि नहीं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, बताओ कितनी हो जाएगी? अब आज कितनी साल की है रोहन की मम्मी? x प्लस 26। आज कितने साल की हैं? x प्लस 26। 3 साल के बाद इसमें क्या करोगे? आप 3 जोड़ दो, यानी कितने साल की हो जाएंगी वो? x प्लस 29 साल की हो जाएंगी। x प्लस 29, ये जितना भी आएगा, हमने क्या किया? 26 में हमने x प्लस 26 में 3 जोड़ दिया, यानी x प्लस 29 वर्ष, ये 3 साल के बाद। अब कह रहे हैं कि जब 3 साल के बाद जो दोनों की आयु होती है ना, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो भाई दोनों की आयु का क्या कर दो? गुणन कर दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार देखो, आज रोहन कितने साल, मतलब रोहन की 3 साल के बाद उम्र क्या है? x प्लस 3, और उसकी माँ की आयु क्या है? 3 साल के बाद उसकी माँ की आयु है x प्लस 29, और हम क्या करते हैं? इसका गुणनफल करते हैं, तो हमें कितना मिलता है? तब जाकर हमें 360 मिलता है, ठीक है। अब बेटा आपको इसकी गुणा करनी है सिर्फ, तो x की पहले x में गुणा होगी, कितना आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x की गुणा कहाँ पे होगी? 29 में, तो 29x, फिर x की गुणा होगी 3 में, तो कितना आ जाएगा? 3x, फिर 3 की गुणा हो जाएगी 29 में, तो कितना आएगा? 29 तिया कितना होता है? 57, यानी कि 29 तिया कितना हो जाएगा? 30 तिया 90, 87 होगा, हाँ 87 हो जाएगा, ठीक है, 87 हो जाएगा। और बराबर कितना है भाई? 360, ठीक है, कितना हो जाएगा? 360। तो यहाँ से कितना आएगा बेटा? ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, देखो 3 निम 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये तुम्हारे पास आ जाएगा 32x, ठीक है, प्लस 87, और ये 360 बाईं तरफ ले आओ, माइनस का हो जाएगा 360, बराबर कितना? 0। यानी यहाँ से आपके पास कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस 32x, ठीक है, और इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में से 7 जाएगा 3, ठीक है, 5 में से 8 जा नहीं सकता, यानी 15 में से 8 जाएगा तो 7, और ये आ जाएगा 2, और वो भी कैसा? माइनस का, 273 बराबर 0। ये आ गई बेटा आपके पास एक और समीकरण, ठीक है। अब आप इस समीकरण को क्या करिए? सॉल्व करिए, हल करिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास ये पता चल जाएगा कि रोहन कितने साल का है और उसकी मम्मी कितने साल की है। अभी हम समीकरण को हल करना नहीं सीख रहे हैं, अभी सिर्फ हम द्विघात समीकरण बनाना सीख रहे हैं और ये चेक करना सीख रहे हैं कि क्या वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। यहाँ पर x की घात कितनी है? 1 है, तो सबसे बड़ी घात 2 है ना, इसका मतलब। और ये देखो बराबर का चिन्ह भी है और राइट साइड में क्या है बेटा? 0, यानी कि ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया? पक्का प्रॉमिस? यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो आगे चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है।
अब ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुविकल्प में भी पूछ लेते हैं और 1 नंबर में वैसे पूछ लेते हैं। ज्यादातर बहुविकल्प में ही पूछते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो चेक करते हैं, आपको समीकरण क्या दी है पहले तो समझो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 और गुणा में क्या है 3 माइनस का x। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर गुणा करके पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा। देखो ये तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x ही रहने वाला है, ये तो क्या ही बदलेगा, ठीक है। इस माइनस 2 की 3 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 तिया 6 हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस 2x, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो दोनों चीजें हैं इनको कहाँ ले आओ, बाईं तरफ ले आओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, वो 2x इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। 6 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 0। फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 2 कितने होते हैं 4, ठीक है, और प्लस कितना है बेटा 6, बराबर कितना है बच्चों 0। ये तुम्हारे पास क्या आ गई, ये तुम्हारे पास द्विघात समीकरण आ चुकी है। चेक कैसे करते हैं, चेक करते हैं कि सबसे बड़ी घात कितनी है, जो चर है वेरिएबल जो है यहाँ पर x जो है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ पर x की घात कितनी है 1 है, तो सबसे बड़ी घात 2 है ना। अगर सबसे बड़ी घात 2 है इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है। इसकी घात कितनी है बच्चों, इसकी घात है 2, तो यानी कि ये क्या है बेटा, द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद से बनी है। ठीक है, क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, अच्छे से आ गया समझ में। बेटा ऐसा सवाल मासिक परीक्षा में, फिर आपके सेंटअप एग्जाम में, फिर आपके जो है फाइनल जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें सब में पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, क्या ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, समीकरण लिख लेते हैं भाई। समीकरण है x माइनस का 2 x प्लस का 1 और यहाँ पर है बराबर x माइनस का 1 और x प्लस के 3। तो कैसे चेक करते हैं बच्चों, बताओ चेक कैसे किया जाता है। चेक किया जाता है अंदर इसको थोड़ा सा सरल करके, यानी सॉल्व करके। x की x में गुणा हुई तो तुम्हारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। फिर इस x की 1 में गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा। फिर माइनस 2 की x में गुणा होगी तो क्या आएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। फिर माइनस 2 की 1 में गुणा होगी तो माइनस के 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, x की x में गुणा होगी तो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर आएगा। x की 3 में गुणा होगी तो क्या आएगा, 3x आएगा। फिर माइनस 1 की x में गुणा होगी, माइनस का x आएगा। फिर माइनस 1 की प्लस 3 में तो माइनस प्लस माइनस और 3 एकम 3, ये आ गया। ठीक है, गुणा करनी है केवल और इसको थोड़ा सा सरल करना है बस। अब देखो इसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे भी आपका एक्स स्क्वायर है, ध्यान से देखिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, पूरा दोनों तरफ एक जैसे हैं तो कट जाएंगे, पूरा पूरा कट जाएंगे। ठीक है, देखो बेटा 2x और x, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी माइनस का x, माइनस का 2 बराबर, यहाँ क्या आएगा देखो, 3x में से x जाएगा तो 2x आएगा और माइनस का 3। अब आप क्या करो, इन दोनों को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, देखो 2x माइनस का 3 और ये उधर जाएगा तो प्लस का x, ये 2 उधर जाएगा तो प्लस के 2 और बराबर कितना 0। तो भाई 2x और x कितना हो गया, 3x हो गया। ठीक है, और 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बराबर 0। हमें यहाँ से एक बात पता चली बेटा, हमें यहाँ से क्या बात पता चली, हमें यहाँ से एक बात पता चली कि भाई ये जो हमारी समीकरण है इसमें चर जो है इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात है बेटा 1। चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1, यानी ये द्विघात समीकरण तो नहीं है, क्योंकि अगर द्विघात समीकरण होती तो सबसे बड़ी घात कितनी होती, 2 होती, 2 तो होती द्विघात समीकरण। अदरवाइज ये द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, यहाँ पर आपको a माइनस बी का होल क्यूब वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, यहाँ आप क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब वाला सूत्र लगाएंगे। बता दे रहा हूँ क्या होता है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab
-3ab ब्रैकेट के अंदर होता है a माइनस बी। ठीक है, तो यह चीज आपको यहां पर लगानी होगी और फिर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बच्चों, आज का आपका यही होमवर्क है और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट में भी दिए हैं, उन्हें भी जा करके करना। ठीक है, कैसी लगी आज की क्लास मुझे जरूर बताना। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बाकी अब हम आपसे मिलेंगे कब? वेंसडे को इसी टाइम पे, यानी रात को 9 बजे। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो बेटा, पढ़ते रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम्हारे बढ़िया नंबर आएंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस क्लास को मिस मत करना। जो मैं होमवर्क दूं उसे डेली करना। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।